नमस्कार साथियों। चलो आज फिर कोई नया टॉपिक याद कर लें। दुनिया के हर नागरिक के दिल की आवाज़ को याद कर लें। चलो आज फिर कोई नया टॉपिक याद कर लें। दुनिया के हर नागरिक की आवाज़ को याद कर लें। जिन विचारों पर चलकर आज़ाद स्वतंत्रता एक अवधारणा बनी, जिन विचारों पर चलकर स्वतंत्रता एक अवधारणा बनी, आओ उन विचारकों के विचारों को याद कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता की अवधारणा। कि स्वतंत्रता की अवधारणा है वो दुनिया के सामने कैसे आई या किन विचारकों के माध्यम से वो अवधारणा आई, इसका स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और क्या इसकी परिभाषा है, और दुनिया का एक सबसे महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता। यानी दुनिया का हर नागरिक स्वतंत्रता चाहता है, हर देश स्वतंत्रता चाहता है, हर प्राणी स्वतंत्रता चाहता है। कि स्वतंत्रता की अवधारणा में ऐसा क्या है कि हर कोई इसे प्राप्त करने के लिए लालायित है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता है जो शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द लिबर से बना हुआ है। याद रखना, लैटिन भाषा का एक शब्द है और लिबर का अर्थ है बंधनों का अभाव। बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता कहा जाता है। होब्स ने इसकी परिभाषा देते हुए इसे विरोध की अनुपस्थिति, यानी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो, व्यक्ति अपने हिसाब से एक प्राकृतिक अवस्था में जैसा था एकदम स्वच्छंद होना चाहिए। होब्स ने विरोधों की अनुपस्थिति को स्वतंत्रता कहा। ये तो इसका शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसकी परिभाषा पर आते हैं। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, ये सीले ने कहा था। स्वतंत्रता अतिशासन यानी किसी पर शासन की जो तानाशाही होती है उस तानाशाही के खिलाफ व्यक्ति का एक अधिकार है, मूल अधिकार है, जो इस अतिशासन का विरोध करता है। हीगल ने स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए कहा कि स्वतंत्रता चेतना का विस्तार है। तो मानव की जो चेतना होती है उस चेतना का एक विस्तार रूप है, हीगल ने कहा था। टीएच ग्रीन ने कहा था स्वतंत्रता जो करणीय है उसे करने की सकारात्मक शक्ति है। यानी एक मनुष्य के लिए जो कुछ भी करणीय है उसकी एक सकारात्मक शक्ति, इसमें सकारात्मक शब्द को ऐड किया है, इसमें सकारात्मक शक्ति, यानी टीएच ग्रीन आगे पढ़ेंगे, इसने सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई थी। तो सकारात्मक शक्ति कहा गया है कि जो कुछ करने योग्य है इस सृष्टि में उनको करने का नाम स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिसे दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता को आघात ना पहुंचे। फ्रांसीसी स्वतंत्रता घोषणा 1789 में ये घोषणा करी गई थी। फ्रांस की स्वतंत्रता के संबंध में किसी व्यक्ति को उस हद तक स्वतंत्रता है जिससे कि दूसरों की स्वतंत्रता को आघात नहीं पहुंचे। तो ये चार परिभाषाएं, इनके अलावा और भी कई प्रकार की परिभाषाएं हैं जो आपको याद हो, अच्छी तरीके से उन्हें याद करना है। उसके बाद में आते हैं स्वतंत्रता के दो रूप बताए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। स्वतंत्रता के अर्थ को और भी विस्तार से समझते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। तो सबसे पहले इसमें ये याद रखना कि ये जो नाम है सकारात्मक और नकारात्मक में वर्गीकरण किसने किया था, तो टीएच ग्रीन ने इसे सकारात्मक और नकारात्मक समझे ना। आप किस प्रकार की स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता कहोगे और किस प्रकार की स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता कहोगे। तो पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता सीधा अर्थ है बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता कहा गया है, बंधनों या प्रतिबंधों का अभाव। यानी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना, एकदम व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था की तरह अपने खुले तौर पर स्वच्छंद हो, वो नकारात्मक स्वतंत्रता की वजह। यानी दूसरे को भले आघात हो रहा हो तो हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम आज़ाद हैं, हम अपनी मर्जी से आए वो करेंगे नहीं। इसमें इस नकारात्मक अवधारणा में दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी हम जोर से डीजे बजाएंगे, दूसरे को प्रॉब्लम हो तो हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये एक स्वतंत्रता का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें केवल प्रतिबंधों के अभाव को स्वतंत्रता कहा गया है। इसके जो समर्थक है हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, मिल। हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, जे.एस. मिल, ये विचारक हैं
जो इस नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारों का समर्थन करते हैं। स्पेंसर, बेंथम और हैयक। बेंथम और हैयक। यानी कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा विचारक स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का समर्थक है। तो ये विचारक स्वतंत्रता की नकारात्मक विचार के पोषक है या समर्थक है। उसके बाद में दूसरा रूप है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि उस किसी व्यक्ति को उस दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाए बिना अपना विकास करना। दूसरों को क्षति पहुंचाए बिना स्वयं का विकास करना। हमें उस हद तक स्वतंत्रता है जहां तक हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। यानी इसमें किसी एक व्यक्ति के स्वतंत्रता के ऊपर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसे सकारात्मक प्रतिबंध भी कह सकते हैं। सकारात्मक प्रतिबंध या युक्ति युक्त प्रतिबंध। युक्ति युक्त प्रतिबंध व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि दूसरे की स्वतंत्रता पर भी आघात नहीं पहुंचे। ये इसमें ये नहीं है कि केवल हम अपनी मर्जी आए वो ही करेंगे, दूसरों की स्वतंत्रता का ख्याल नहीं रखेंगे, नहीं, बल्कि सकारात्मक स्वतंत्रता में दूसरों की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखा जाता है। इसके समर्थक है प्लेटो, रूसो में जितने आदर्शवादी जो विचारक है, हीगल, ग्रीन, बोसांके, जो आदर्शवादी विचारक हैं वो इस सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स का भी इसमें उल्लेख आता है। कार्ल मार्क्स भी स्वतंत्रता का जो सकारात्मक पक्ष है उसका पोषक माना जाता है। जो सकारात्मक के दो कॉन्सेप्ट है, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों में मुख्य रूप से विचारकों का नाम याद रखना और मूल कॉन्सेप्ट यानी युक्त प्रतिबंध या सकारात्मक प्रतिबंध किस प्रकार की स्वतंत्रता में लगाया जाता है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता में लगाया जाता है। उसके बाद में आता है विल किमलिका नामक एक विचारक रही थी। विल किमलिका, उसकी पुस्तक है कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसॉफी। उसमें स्वतंत्रता के उसने 3 प्रकार बताए। पॉलिटिकल फिलोसॉफी, इसमें उन्होंने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि विल किमलिका ने स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार बताए। पहला है प्रयोजन मूलक स्वतंत्रता। प्रयोजन मूलक स्वतंत्रता। प्रयोजन मूलक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि समाज में स्वतंत्रता को अधिक से अधिक बढ़ाना, यानी अपनी स्वतंत्रता को, व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक से अधिक बढ़ाना, अधिक से अधिक बढ़ाना। प्राचीन काल में जब लोगों को स्वतंत्रता बहुत कम थी या बहुत कम लोगों तक स्वतंत्रता सीमित थी, अब स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट को अधिक से अधिक लोगों तक स्वतंत्रता का लाभ पहुंचाना वो स्वतंत्रता का मूल प्रयोजन है। इसलिए इसे प्रयोजन मूलक स्वतंत्रता कहा जाता है। दूसरा है तटस्थ स्वतंत्रता। तटस्थ स्वतंत्रता में हर व्यक्ति को अपनी विस्तृत स्वतंत्रता का हकदार है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति है अपनी खुद की स्वतंत्रता का जितना चाहे विस्तार करना चाहे उतना विस्तार करें। इसमें तटस्थ हम दूसरों की स्वतंत्रता का ख्याल नहीं रखते। हर व्यक्ति को विस्तृत स्वतंत्रता।
तीसरा है उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्रता। उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्रता में है कि हमें एक स्वतंत्रता है, अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। हमें किस हद तक स्वतंत्रता चाहिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई करते हुए कितनी स्वतंत्रता चाहिए, या अपनी स्वतंत्रता के ऊपर स्वयं कितने प्रतिबंध लगाओगे। आप सोशल मीडिया से दूर रहोगे या अन्य दूसरी सामाजिक गतिविधियों से दूर रहोगे, तब जाकर आप अपनी स्वतंत्रता को आप खुद सीमित करके क्यों करते हो, आप एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हो। आप निश्चित उद्देश्य के लिए अपनी स्वतंत्रता सीमित करते हो। तो इन उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपनी स्वतंत्रता का विस्तार या प्रतिबंध लगाना उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्रता कहा जाता है। उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता का विस्तार करना। तो ये तीनों टॉपिक है, एक बार फिर याद रखना कि विल किमलिका ने स्वतंत्रता के कितने प्रकार बताए। कुल विल किमलिका ने 3 प्रकार बताए थे स्वतंत्रता के: प्रयोजनमूलक स्वतंत्रता, तटस्थ स्वतंत्रता और उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता। तीनों के नाम को तो विशेष तौर पर याद रखना है, क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से 3 इन ऑप्शन दिए हुए होते हैं और एक नहीं दिया हुआ होता है। पुस्तक का नाम याद रखना, विल किमलिका ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसमें अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए थे। उसके बाद में आते हैं डेविड मिलर ने स्वतंत्रता की 3 धाराएं बताई थी। डेविड मिलर ने स्वतंत्रता की 3 धाराएं बताई। कौन कौन सी बताई? पहली है गणतंत्रवादी, दूसरी उदारवादी और तीसरी आदर्शवादी। ये 3 धाराएं बताई, यानी 3 धाराएं, यानी ऐसे टॉपिक, यानी किसी भी विचार ने 3 विचार दिए या 3 प्रकार बताए या 3 या 4 प्रकार बताए हैं, उदाहरण बताई है, उनको विशेष तौर पर याद रखना है। क्योंकि आपके परीक्षा में जो ऑप्शन आते हैं वो 4 ऑप्शन आते हैं, और जिन इन्होंने माना कि 3 धाराएं बताई तो इन तीनों के नाम दिए होंगे और चौथा नाम ऐसा दिया होगा जो इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये प्रश्न यह सीधा बनेगा कि डेविड मिलर की स्वतंत्रता की धारा में निम्न में से कौन सी धारा नहीं है। तो ये तीनों याद होगा तब आप उसे अलग कर पाएंगे। या जिनमें अगर 4 ऑप्शन होंगे, अगर किसी ने, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, कोई किसी भी विचारक ने अगर 3 या 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं या 3 या 4 प्रकार बताए हैं, वो उन्हें तो एज इट इज़ याद करना होता है, क्योंकि वो सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से कौन सा अमुक नहीं इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद में आते हैं स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में। स्वतंत्रता के कितने प्रकार बताए हैं? सबसे पहला आता है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता, या जिसे कह सकते हैं नैसर्गिक स्वतंत्रता। नैसर्गिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का ये विचारक मानता है कि व्यक्ति है वो, जैसे रूसो ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, उसके बाद में वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यानी ये मानता है कि व्यक्ति पैदा होते ही उसे स्वतंत्रता मिल ली। यार, जब राज्य नहीं था, जब ये देश नहीं थे, तब भी व्यक्ति के पास स्वतंत्रता थी। राज्य की स्थापना से पूर्व व्यक्ति के पास स्वतंत्रता थी। ऐसा कॉन्सेप्ट प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाता है। यानी राज्य से पूर्व व्यक्ति के पास स्वतंत्रता थी, यानी स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है वो राज्य से प्राचीन है। इसका जो प्रमुख समर्थक है, एक तो हॉब्स, जिसने प्राकृतिक अवस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण किया था। दूसरा रूसो, ये दोनों विचारकों ने प्राकृतिक स्वतंत्रता के ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला था कि व्यक्ति के पास बहुत पहले से स्वतंत्रताएं थी। दूसरा था व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी हमें अपने दैनिक जीवन के कार्य करने के लिए अपने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, कि हमें खुद के विकास के लिए जो भी आवश्यक दशाएं चाहिए वो सारी आवश्यक दशाएं
हमें उपलब्ध होनी चाहिए। इसके विचारक प्रमुख मिल और बर्ट्रैंड रसेल। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक है वो J.S. मिल है और बर्ट्रैंड रसेल। इसमें मिल को विशेष तौर पर याद रखना, व्यक्तिगत स्वतंत्र, हालांकि मिल का भी टॉपिक आएगा उसमें और विस्तार से पढ़ेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा जो हितैषी माना जाता है वो मिल है। मिल ये है व्यक्ति के पास अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो अपना सर्वांगीण विकास कर ही नहीं सकता। तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता एक राज्य के नागरिक होने के नाते हमें एक राज्य कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, वो राज्य की नागरिक स्वतंत्रताएं कहलाती है। बारकर ने इसे 3 भागों में बांटा था, यानी 3 प्रकार बताए बारकर ने। कौन से इसमें नागरिक स्वतंत्रता के 3 प्रकार बनाए, दैनिक, बौद्धिक और व्यवहारिक। दैनिक, बौद्धिक और व्यवहारिक स्वतंत्रता। तो फिर भी इसमें 3 ऑप्शन है, तो विशेष तौर पर याद रखना कि बारकर ने नागरिक स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार बताए, दैनिक, बौद्धिक और व्यवहारिक। स्वतंत्रता का चौथा प्रकार है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति को राजनीतिक क्रियाकलापों में, राजनीति में भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता, यानी मत देने से लेकर चुनाव में खड़े होने तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में भाग लेने की जितनी भी स्वतंत्रता है वो राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। 5वीं है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी खुद की इच्छा के अनुसार अपना व्यवसाय, पेशा चुनने की स्वतंत्रता होने। जैसे प्राचीन अगर हम भारतीय समाज को देखें तो व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही पेशा चुनने की स्वतंत्रता थी, लेकिन आज़ाद भारत में और वर्तमान समय में भारत के नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता है, यानी वो किसी भी प्रकार के पेशे को चुन सकता है। यानी अपने पेशे और व्यवसाय को चुनने की जो स्वतंत्रता है वो आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती है। 6ठी है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का सीधा सीधा अर्थ है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने आप में स्वतंत्र होना, यानी संप्रभु राष्ट्र की जो अवधारणा है। यानी एक राष्ट्र है वो आंतरिक तौर पर और बाहरी तौर पर किसी भी दूसरे राष्ट्र के अधीन कार्य नहीं करना, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाती है। जैसे भारत को राष्ट्रीय स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि बिना किसी लोभ लालच के सामाजिक जीवन जीने की योग्यता है। यानी हम अपने जो दैनिक जीवन में जो नैतिकता रखते हैं उस नैतिकता एक हमारी नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। यानी किसी भी प्रकार के लोभ लालच में आकर नहीं, बल्कि हम अपने किसी के दबाव में नहीं, हम अपने रूटीन में किसी भी कार्य को करते हैं वो दूसरे किसी के दबाव में आकर नहीं करें, हम अपने मन और मस्तिष्क के अनुसार उस कार्य को करें, वो हमारी नैतिक स्वतंत्रता कहलाती है। आदर्शवादी जो विचारक हैं वो इसके समर्थक हैं। ग्रीन, हीगल, बोसांके, कांट, रूसो, ये जो आदर्शवादी जो विचारक हैं वो नैतिक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक माने जाते। तो स्वतंत्रता के कुल ये 7 प्रकार है। 7 प्रकारों को आप इसमें विस्तार से याद करने की कोशिश करना। आगे आते हैं। स्वतंत्रता और कानून। स्वतंत्रता का कानून के साथ क्या संबंध है? इसमें 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट काम करते हैं। कुछ ऐसे विचारक होते हैं जो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता कानून का विरोधी है, या कानून है वो स्वतंत्रता का विरोधी है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये मानता है कि कानून है वो स्वतंत्रता के लिए बहुत अधिक जरूरी है। तो इसमें पहला आता है कि कानून स्वतंत्रता का विरोधी है।
इसमें वो विचारक आते हैं जो ये मानते हैं कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, इसलिए व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कानून या कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके अंदर प्रमुख समर्थक है स्पेंसर, डायसी और गाडविन। स्पेंसर, डायसी और गाडविन, ये विचारक ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति की कानून है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। इसमें स्पेंसर ने कहा था कि राज्य का प्रत्येक कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है। राज्य का प्रत्येक कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है। स्पेंसर ने कहा था। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आप लोगों को लिखा रहा हूं। स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी है, डायसी ने कहा था। स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी है। एबी डायसी ने कहा था। कानून स्वतंत्रता के अपहरण की सबसे घातक संस्था है, गाडविन ने कहा था। कानून स्वतंत्रता के अपहरण की सबसे घातक संस्था है। गाडविन ने कहा था। तो होता है होब्स ने कहा था कानून के चुप रहने में स्वतंत्रता है। बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है। कानून के चुप मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कानून के चुप रहने में ही है। होब्स यानी ये विचारक ये ऐसा मानते हैं, जैसे इस नाम में ये होब्स ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में आते हैं कि वे विचारक जो ये मानते हैं कि कानून है वो स्वतंत्रता के लिए बहुत अधिक जरूरी है। कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है। यानी ये विचारक ऐसा मानते हैं कि कानून भी व्यक्ति के लिए बनाए जाते हैं और स्वतंत्रता भी व्यक्ति के लिए है। ये जब तक राज्य में कानून नहीं होगा तब राज्य में स्वतंत्रता भी नहीं होगी। इसलिए राज्य के लिए आवश्यक है कि समाज में कुछ कानून होने चाहिए। इसके समर्थक है लॉक, ग्रीन, रिची, बेंथम और ऑस्टिन। रिची, बेंथम और ऑस्टिन ये विचारक है जो ये मानते हैं कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि राज्य में कानून हो। लॉक ने कहा था कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है। लॉक की ये उक्ति याद रखना कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है। वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है लॉक की। उसके बाद में विलोबी ने कहा था कि स्वतंत्रता का अस्तित्व केवल इसलिए है क्योंकि कानून विद्यमान है। स्वतंत्रता का अस्तित्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि कानून विद्यमान है। क्योंकि कानून विद्यमान है। और हीगल ने कहा था कि विधि स्वतंत्रता में बाधक नहीं बल्कि स्वतंत्रता की एक विशेषता है। विधि स्वतंत्रता में बाधक नहीं बल्कि स्वतंत्रता की एक विशेषता है।
एक विशेषता है। इन सबको ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इनको याद करना। उसके बाद में पढ़ते हैं कानून का स्वतंत्रता का समानता के साथ क्या संबंध है। स्वतंत्रता और समानता, इसी में ठीक उसी प्रकार दो ही कॉन्सेप्ट काम करते हैं। कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, और कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक है। पहला आता है स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। इस मत के जो समर्थक ग्रीन स्मिथ मिल, बेंथम, मिल्टन मोस्का फ्रीडमैन, और पेरेटो, ये विचारक ऐसा मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के, यानी जो हम स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं समानता कम होती चली जाती है, और समानता राज्य अगर समानता लागू करने का प्रयास करता है तो स्वतंत्रता में कमी आती है। डी टोकविले ने कहा था कि लोकतंत्र का विस्तार ज्यों-ज्यों समानता की स्थापना करता है, लोकतंत्र का विस्तार ज्यों-ज्यों समानता का विस्तार करता है, स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता के लिए वो उतना ही खतरा पैदा होते जाता है। के लिए उतना ही खतरा पैदा होता जाता है। टोकविले ने कहा कि लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समानता लागू करने का प्रयास किया जाता है, जो कि स्वतंत्रता के लिए सबसे घातक है। लॉर्ड एक्टन की बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है कि स्वतंत्रता की उत्कंठ अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। लॉर्ड एक्टन ने कहा था स्वतंत्रता की उत्कंठ समानता की उत्कंठ अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा है वो व्यर्थ हो गई है। लॉर्ड एक्टन ने कहा था। दूसरा प्रमुख मत है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक है। ये वो विचारक हैं जो ये मानते हैं कि राज्य में स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे की पूरक है। राज्य के नागरिकों के लिए दोनों होना आवश्यक है। रूसो इसके समर्थक विचारक हैं, रूसो, मैटलैंड, लोस्की, बार्कर, ग्रीन। लोस्की, बार्कर, ग्रीन, लिंडसे, मैकाइवर, होबहाउस और एच.आर. टोनी। ये विचारक ये मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर एक दूसरे के समर्थक है। पोलार्ड ने कहा था कि स्वतंत्रता का समस्या का केवल एक ही हल है कि वे हल समानता में निहित है।
स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है। वो हल स्वतंत्रता में निहित है। पोलार्ड ने कहा था। एच.आर. टोनी ने कहा था कि समानता स्वतंत्रता की विरोधी नहीं होकर इसके लिए आवश्यक है। एच.आर. टोनी। समानता स्वतंत्रता की विरोधी नहीं है बल्कि इसके लिए आवश्यक है। बल्कि इसके लिए आवश्यक है। तो इसके बाद में स्वतंत्रता के बारे में और किन किन विचारकों ने अपने विचार रखे वो इस वीडियो के हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता का जो टॉपिक है एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।